9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, फिर भी मैं जाती थी कांदिवली में जॉब के लिए, क्योंकि 4,500 मिलते थे। मुझे छुट्टी लेनी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया मेरे बॉस को कि मैं छुट्टी लेना है मुझे 2 दिन की। उन्होंने जो बोला था ना कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आप जाके वापस सिम कार्ड ही बेचो, ठीक है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से लगी। तो फिर मैंने फिर वो जॉब छोड़ दिया और आज मेरे पास 2 मेरी कंपनीज़ है जिसका टर्नओवर। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो 10वीं पास है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जो अपने सपने पूरे करने के लिए बॉम्बे आ जाती है। बॉम्बे आने के बाद बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद आज वो 2024 में उसके पास 2 कंपनीज़ है, उसका टर्नओवर 18 करोड़ है और मेरे पास 22 लोगों का स्टाफ है। आप कह सकते हैं कि 10वीं पास एक सीईओ जिसने 2 कंपनी को रन किया है, एक इंडिया और इंटरनेशनल। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली गुज्जर है। मैं महाराष्ट्र से देवगढ़ तालुका से एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे जो पापा थे वो किसान थे और मेरी मम्मी थी दूसरों के घर पे काम करती थी। हम लोग 5 सिस्टर थे और मैं 3rd नंबर पे हूँ। पापा ने कैसे-कैसे करके उस 3 सिस्टरों को हम लोग को पढ़ाया। मैं 10 पास हूँ। तो मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, क्योंकि मेरे 2 सिस्टर बहुत छोटे थे। मेरे और मेरे 4 नंबर सिस्टर में 10 साल का गैप था। तो मुझे पता है कि मैं जब भी 16 की होगी तब भी वो 6-7 साल की होगी। तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की कि मुझे उनको पढ़ाना है और उनको आगे लेके जाना है। यही सारी सोच के मैं बॉम्बे आई क्योंकि मेरे 2nd नंबर जो सिस्टर थी वो बॉम्बे रहती थी। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ और मुझे कुछ काम मिले तो मैं फैमिली को कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। इसलिए मैं बॉम्बे आई मेरे 2nd नंबर सिस्टर के पास। 6-7 महीना रही मैं वहाँ पे। दिक्कतें थी क्योंकि बॉम्बे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, छोटे-छोटे घर होते हैं, मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। तो 6 महीना रहने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिला। इसलिए मुझे जॉब नहीं मिला क्योंकि मैं 10 पास थी, मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई। 6 महीने के बाद वापस मुझे लगा कि रिलेटिव ने भी सपोर्ट नहीं किया, ना कोई फैमिली में सपोर्ट किया कि कहीं किसी को जॉब दे दूँ मैं उसको, या कहीं पे थोड़े सालों पे जॉब करेगी, तो कुछ ना कुछ सिस्टर लोग के लिए, फैमिली के लिए कर पाएगी। लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। 6 महीने के बाद मुझे ही खुद को लगा कि नहीं हो सकता, तो मुझे गाँव जाना चाहिए। मुझे सिस्टर और जीजाजी पे बर्डन नहीं बनना था अपना, बॉम्बे जैसे सिटी में, इसलिए मैं वापस गाँव आ गई। गाँव आने के बाद वापस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गाँव में तो कुछ इतना रोज़गार होता नहीं है। तो मैं वापस 3 महीने बाद वापस मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे आने के बाद मुझे वापस वही स्ट्रगल करना पड़ा, कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा था, कोई रेफ़रेंस से भी कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा था, जहाँ पे मैं 2-3 हज़ार का भी जॉब कर लूँ और मेरे फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ, मेरी मम्मी को, पापा को। 2 सिस्टर थे, पढ़ रहे थे। एक्चुअली उनका एज भी 6 साल, 7 साल का एज था उनका। तो फिर मैं 3 महीना होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और रहने का भी प्रॉब्लम था बॉम्बे में, सिस्टर के घर छोटा था, तो मैंने उनको ही बोला कि चलो रहने का प्रॉब्लम से तो मैं कुछ काम करना है, तो मैं कहीं पे रहने का जहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए वो मैं काम कर लेती हूँ। देन मैंने वो बोरोवली का दादी को सँभालने का काम था, वो मैंने ले लिया, जहाँ पे मुझे मंथली 5000 मिलते थे, 2 टाइम का खाना मिलता था और खाना भी थोड़ा-सा ही मिलता था क्योंकि मुझे खाने की आदत थी गाँव से, लेकिन वहाँ पे वो बड़े घर के लोग छोटा ही थोड़ा-सा ही खाना खाते हैं, तो फिर मैं उतना ही खाना खा के रहती थी। 2 महीना मैंने कैसे-कैसे कर लिया वो, क्योंकि फैमिली थी, मैं इतना ज़्यादा 1 साल जॉबलेस रही मैं, उसके बाद मुझे कहीं पे काम मिल रहा है इसलिए। और फिर मैं वापस फिर 2 महीने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि बाहर जाना नहीं होता था, एक फ्लैट में बंद होना पड़ता था। आप कहीं जा नहीं सकते, तो बस संडे को दादी को घुमाने जाओ, यही रहता था। तो फिर मैं मेरे सिस्टर को बोली कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं कर सकती, तो मैं वापस आ गई मेरे सिस्टर के पास, वो काम छोड़ के। फिर वापस मेरे पास जॉब नहीं था, क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं कि यहाँ पे गारमेंट में भी आपको मिल जाएगा, आप नहीं पढ़े लिखे हो तो कहीं पे मॉल में भी मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ना-लिखना तो मुझे आता था, मैं 10 पास हूँ तो। लेकिन किसी ने उतना सपोर्ट नहीं किया, फैमिली, रिलेटिव ने, ठीक है? तो फिर वापस मेरे पास दूसरा जॉब आ गया, जो जुहू में था, एक बच्चे को सँभालने का जॉब था वो, जहाँ पे एक छोटे बच्चे के साथ 7-8 साल का बच्चा था उनका, उनको बस मुझे स्कूलिंग में उसको स्कूल लेके जाना था, लेके आना था स्कूलिंग में, उसके साथ खेलना था। जो लेडी थी, जो मुझे लेके गई थी अपने बच्चे को सँभालने के लिए, ठीक है? फिर उन्होंने अपने पर्सनल काम भी बोलना मुझे शुरू कर दिया। तो फिर मतलब चप्पल धोना है,
उनका ओवरऑल लगाना है, सारी चीज़ें थी। मैं करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे काम बोला गया था कि बच्चे को आपको हमारे बच्चे के साथ रहना है, उसको उसके साथ जाना है, स्कूलिंग करना है, उसको लेके जाना है। फिर भी मैंने किया। एक इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, जहाँ पे एक दूसरी लड़की भी थी, जो कई टाइम से वो उनके घर पे काम करती थी, ठीक है। तो फिर मैं उसके पीछे-पीछे रहती थी क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था वहाँ पे कि बड़े घर में कैसे रहा जाता था। तो जो उनके एक फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत मैं उसके रूम में चली गई थी वो लड़की के पीछे-पीछे। तो सीन क्या हुआ कि वो जो लड़की थी, तो वो जो फैमिली मेंबर था, उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि आप मेरे रूम से बाहर हो जाओ, ठीक है? आपको किसने बुलाया था? आप क्यों आए? ठीक है? तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं बस उसके पीछे ही आई थी। तो फिर मुझे बहुत रोना भी आया कि ये भी सारी चीज़ें हैं, बॉम्बे में रहना आसान नहीं है, ठीक है? आप कितना भी आपके कोई भी बोले आपको कि आ जाओ, हम लोग जॉब देते हैं, कुछ हेल्प करेंगे, यहाँ पे लगाएँगे, लेकिन कोई एक टाइम पे करता नहीं है। मुझे फ़ील हुआ कि इतने सारे कॉन्टैक्ट्स थे मेरे फैमिली के, में मतलब रिलेटिव में, कि कोई भी लगा सकता था मुझे जॉब पे, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया। मैंने वहाँ पे बोला फिर उनको, दो मैं खाना नहीं खाती थी, मैं कम खाना खाती थी वहाँ पे। मुझे याद आती थी मेरी छोटी सिस्टर लोग की, तो फिर मैंने फिर वो जॉब छोड़ दिया। मैंने उनके जो लेडी मुझे लेके गई थी अपने बच्चे के लिए, मैंने उनको बोल दिया, उनके सास को, कि मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर सकती, मुझे मेरे सिस्टर लोग की याद आती है। देन उन्होंने बोला ठीक है, आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लेडी को जो मुझे लेके गई थी, उनको बिना पूछे उनकी सास ने मुझे, जो मेरी सिस्टर रहती थी जोगेश्वरी में, वहाँ पे छोड़ दिया गाड़ी से। मैं मेरी सिस्टर के घर पे आई, मुझे बहुत बुरा लगा कि बॉम्बे में रहना मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, रहने का प्रॉब्लम्स होता है, जॉब का प्रॉब्लम्स होता है, कोई सपोर्ट नहीं करता। फिर भी मेरे सिस्टर के घर में रही, थोड़े दिन और रही। उसके बाद मुझे किसी रेफरेंस से 2-3 महीने के बाद में डायमंड लाइन में जॉब मिल गया, जो कांदिवली में था, ठीक है। मैंने बोला चलो एटलीस्ट जॉब तो मिल गया जहाँ पे मुझे किसी के घर पे काम नहीं करना पड़ रहा है। जो मैंने 10 पास किया उसके लायक तो जॉब है वो, मैं जॉइन कर लेती हूँ उसको, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जॉइन किया 1700 सैलरी पे, वो डायमंड लाइन में थी कंपनी, कांदिवली ईस्ट में थी। तो मैं वहाँ पे कंटिन्यू किया, बहुत बड़ी कंपनी थी। वहाँ पे डायमंड का जो स्टाफ का काम होता था, वहाँ स्टाफ पे मुझे जॉब मिल गया। उसके बाद मेरी शादी हो जाती है 2012 में। वो शादी भी मेरी बहुत जल्दी हो गई, मैं छोटी ही थी, 21 था मेरा एज। शादी हो गई, शादी के बाद मेरी लाइफ में बहुत टर्न ले लिया, जैसे कि मेरे मुझे अच्छी फैमिली मिली, मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी फैमिली मिली। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, ठीक है, कि आप लाइफ में कुछ करो, जॉब करो, डिपेंड मत रहो, आप ना हस्बैंड पे डिपेंड रहो, ना भाई पे रहो, ना आप बाप पे रह सकते हो, तो आप कुछ ना कुछ करो। मेरी मदर इन लॉ हमेशा बोलती थी कि आप घर पे मत बैठो, आप कुछ ना कुछ करते जाओ। तो फिर 2012 में शादी होने के बाद मुझे मेरा निहार हुआ 2013 में। निहार होने के बाद छोटा था मेरा बच्चा और मैं जॉब नहीं करना चाहती थी, और जो 1700 सैलरी थी, वो टाइम के बाद वो 4.5 हो चुकी थी, क्योंकि 1700 1 साल के बाद वो 4.5 हो चुकी थी। फिर भी मैंने कंटिन्यू किया, मैं 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, फिर भी मैं जाती थी कांदिवली में जॉब के लिए, क्योंकि 4,500 मिलते थे। तो मेरा था कि 4,500 में से 2-3 हज़ार मैं घर पे दे दूँ, मेरी सिस्टर लोग पढ़ रही थी दोनों, मम्मी को दे दूँ, पापा को दे दूँ, इसलिए मैं जाती थी जॉब पे, क्योंकि मुझे उनको कहीं न कहीं वो स्ट्रगल नहीं देना था जो मैंने स्ट्रगल किया था। किसी के घर पे काम करना, बच्चे को सँभालना, या एक टाइम ऐसा भी आया था, जब ये रहने का प्रॉब्लम था, तभी मैं एक दिन बस स्टॉप पे रही थी, बोरिवली के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं रात को लेट नाइट तक 1-2 डेढ़ बजे तक मैं बस स्टॉप पे थी। देन मेरे जीजाजी और मेरी सिस्टर मुझे लेने आए थे, कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा तुमको आगे फ्यूचर में, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा काम मिल जाएगा, तुम कर लोगे। ये चीज़ थी, तो मुझे वो चीज़ें मेरे फैमिली को, मेरे सिस्टर लोग को नहीं देनी थी कभी भी बेसिकली। इसलिए फिर मैंने जॉब कंटिन्यू किया कि मैं शुरुआत कर लेती हूँ। डायमंड लाइन के बाद वो मेरा गैप हो गया, निहार मेरा होने के बाद मुझे निहार को टाइम देना था, छोटा था मेरा, मैं छोड़ के नहीं जा सकती थी। इसलिए देन मैंने 2 साल का मेरा गैप हो गया, 13-14 का मेरा गैप हो गया। फिर उसके बाद मैं वापस जॉबलेस हो गई क्योंकि मैं 10 पास थी।
मुझे कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं था। देन मैंने फिर जॉब मतलब ढूँढना शुरू किया, पेपर लेके आ जाओ, मुंबई चोपेर, उसमें जॉब को मार्क करो, फिर उसको कॉल करो। तो ये सारी चीज़ें करती गई मैं जॉब के लिए, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी सिस्टर की, दोनों की। देन कहीं पे मुझे रेफरेंस मिल गया पेपर में से दादर का प्लेसमेंट का, तो मैं वहाँ पे चली गई। जाने के बाद मुझे पता चला वो प्लेसमेंट वाले पेमेंट भी लेते 700। तो फिर मुझे पेमेंट, तो मुझे जॉब तो चाहिए था, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी सिस्टर लोग की कि मुझे उनको पढ़ाना है, छोटी थी बहुत इसलिए। तो फिर मैंने वो 700 रुपए दे दिए उनको कि चलो मुझे फाइनली एक जॉब मिल जाएगा, वो सोच के। वोडाफ़ोन जॉइन करने के बाद मुझे वहाँ पे अलग-अलग लोगों से बात करना पड़ता था, सेल करना पड़ता था, वोडाफ़ोन का टारगेट होता था, प्रेशर होता था, लेकिन वो प्रेशर कभी भी मैं घर पे नहीं लेके गई। आगे बढ़ना है, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है, लाइफ़ के एक्सपीरियंस मुझे लेने हैं। देन मैंने वोडाफ़ोन किया, लेकिन वो भी हो गया कि जियो आने के बाद वोडाफ़ोन बंद हो गया। वोडाफ़ोन बंद होने के बाद फिर वापस मैं जॉबलेस हो गई, तो फिर वापस मैं जॉब ढूँढने लगी, कहीं न कहीं से रेफ़रेंस से मिल जाएगा। लेकिन कहीं रेफ़रेंस से 2-3 महीने के बाद मुझे इवेंट एग्ज़िबिशन का रेफ़रेंस मिला, जो कंपनी थी डिंडोशी में, जो मेरे घर से 2 बस चेंज करके चली जाती है। देन मैंने बोला कि चलो नया कुछ सीखने को मिलेगा, वोडाफ़ोन तो ऑलरेडी किया है मैंने, इवेंट एग्ज़िबिशन का है तो टेलीकॉलिंग ही होगी, तो मैंने वहाँ पे जॉइन किया और वहाँ पे भी मुझे बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंस हुए। वहाँ पे मैं नई थी, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था ज़रा भी, पीसी तो मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाया था। जब मैं फर्स्ट ऑफ़िस में गई, वो मेरा पहला पीसी था। तो देन मैं मुझे सीनियर हो गए, वो सीनियर मुझे बोलते थे, "अरे! तुम क्या कर रही हो? तुमको ये करना नहीं आता है पीसी का।" मैं इतना डर जाती थी, मुझे ऐसा लगता था उनको मैं कंप्यूटर खराब नहीं कर दूँ कोई बटन-बिटन दबा के, इतना मैं डर जाती थी। और मैं शाम को भी ऐसे प्रॉपरली बंद करके चली जाती थी, पूछती थी 2 लोगों से कन्फर्मेशन लेके, बंद तो हुआ है ना? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। तो वो जो सीनियर थे, वो बोलते थे कि आपको क्या आता है? आप कैसे मैनेज करोगे? तो यहाँ पे इंग्लिश बोलना होगा, ठीक है? उसके बाद आपको टेलीकॉलिंग हो गए, कंपनी के बड़े-बड़े सीईओ होते हैं, उनसे बात करनी होगी। तो मैं बोलती थी कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, मैं सीख लूँगी, मैंने वोडाफ़ोन में ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो मुझे बात करना आता है, मैं कर लूँगी, हिंदी और मराठी में अच्छे से बात कर लेती हूँ। देन फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा निहार बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो मुझे छुट्टी लेनी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया मेरे बॉस को कि मैं छुट्टी लेना है मुझे 2 दिन की। तो उन्होंने बोला कि क्यों छुट्टी लेना है? आप छुट्टी नहीं ले सकते ऐसे, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको आज के आज ऑफ़िस आना पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं आ सकती, मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है? उन्होंने बोला नहीं आपको ऑफ़िस आना पड़ेगा और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन मेरा बच्चा बीमार था, मुझे नहीं जाना था, उसके पास रहना था, तो मैं 2 दिन छुट्टी के बाद मैं ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस चली मैं जाने के बाद उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि मुझे वो पूछे कि आपका बच्चा कैसा है मैडम? क्या है आपका बच्चा ठीक है? पूछे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझे। उन्होंने मुझे शाम तक वेट किया, पूरा दिन मुझे काम करवाया उन्होंने, लेकिन शाम का वो जाने के टाइम का वेट किया उन्होंने और मीटिंग की उन्होंने, पूरे स्टाफ को बुलाया उन्होंने और बोला कि मैडम आप 2 दिन की छुट्टी ली। मैंने बोला सर मैंने बोला था आपको मेरा बच्चा बीमार है। नहीं, नहीं ऐसे छुट्टी नहीं होती है, आपने क्या बिज़नेस लाया है? फिर भी मैंने बिज़नेस लाया था वहाँ पे 3 महीने में और तो फिर मुझे बोलने लगे कि एक काम करो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ना वोडाफ़ोन में जाके वापस सिम कार्ड बेचो। और वहाँ पे सब लोग थे, स्टाफ था, पूरे स्टाफ के सामने उन्होंने मीटिंग की। मुझे अकेले केबिन में बुलाते तो अलग चीज़ थी, लेकिन सबके सामने की मीटिंग। मुझे बहुत मतलब रोना आ रहा था कि मतलब यहाँ भी चला गया अभी जॉब। लेकिन मैं सीख गई थी 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें कि बात कैसे करते, क्या कैसे, और उन्होंने जो बोला था ना कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ़ में, आप जाके वापस सिम कार्ड ही बेचो, ठीक है? वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से लगी, ठीक है? मैं रोते उनको मन में बोला कि नहीं मैं करना चाहूँगी तो यही फ़ील्ड में मैं करूँगी। एक बड़ी कंपनी के साथ मैं काम करूँगी, यही फ़ील्ड में करूँगी और मैं वहाँ से निकल गई। मैं ऑफ़िस से बाहर निकली, रोते हुए निकली मैं, ठीक है? और बस में भी रो रही थी मैं, 2 बस चेंज करके जाना पड़ता है मेरे घर पे। मैंने तभी भी मैंने सोचा था कि ये लोग जो मुझे चिल्ला रहे हैं, जो बॉस मुझे चिल्ला रहे हैं, एक दिन ऐसा मैं काम करूँगी, यही फ़ील्ड में मैं काम करूँगी, जब भी वो मुझे कॉल करके पूछेंगे और कॉल करके बोलेंगे कि मैडम आपके साथ मुझे काम करना है, ठीक है? और जो स्टाफ थे वो भी थोड़ा हँस रहे थे, तो मुझे वो भी लगा था कि वो भी मेरे पास आएँगे जॉब माँगने के लिए। ये मैं सोच लिया था और वही सोच के मैं निकली थी।
पता नहीं था मुझे कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़ीरो था मुझे इवेंट एग्ज़िबिशन लाइन का, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो 3 महीने का वही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। देन मैंने गूगल किया कि बेस्ट इवेंट एग्ज़िबिशन कंपनी, तभी एक बैंगलोर की कंपनी का नाम आया, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको कॉल कर लेती हूँ। मैंने कॉल किया उनको कि मुझे जॉब चाहिए। उन्होंने भी मुझे कॉल पे इंटरव्यू लिया कि मैडम क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैंने बोला 3 महीने का। तो बोला कि कुछ पूछा उन्होंने जनरली एग्ज़िबिशन के नेम वगैरह, तो मैंने बता दिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आपको 16,000 सैलरी देते हैं, आप कर लो काम। तो मुझे वो मौका मिला, तो मैंने वहाँ से 1 डेढ़ साल काम किया उनके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद वही पेमेंट के प्रॉब्लम्स थे, सारी चीज़ों का था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था, ठीक है। तो लॉकडाउन लगने के बाद फिर वापस क्या करें, इवेंट एग्ज़िबिशन लाइन तो बंद हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं था मेरा कि मुझे खुद का कुछ करना है, खुद का स्टार्टअप करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और एक चीज़ हुई मेरे साथ 2019 में, मेरे पापा नहीं रहे, तो वो बहुत बड़ा धक्का था मेरे लिए, क्योंकि भाई नहीं था, पापा ही थे। तो छोटी सिस्टर थी मेरी दोनों, तो मुझे उनको पढ़ाना था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की। तो मुझे ऐसा लगा कि जॉब करके मैं उतना सारी चीज़ें नहीं कर सकती थी, और मुझे ये चीज़ हमेशा लगती थी कि आप जॉब करके किसी और के ही सपने पूरे कर रहे हो, तो आप खुद का करके अपने सपने पूरा करो। जॉब आप 8 घंटा करते हो, इससे अच्छा खुद के लिए आप 16-17 घंटे काम करो, ताकि आप खुद के सपने पूरे करो, फैमिली के सपने पूरे करो। तो यही सोच थी मेरी, इसलिए मैंने बोला कि मुझे अभी खुद का करना है कुछ ना कुछ, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है नहीं पता था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस का। ना मेरे हस्बैंड का बैकग्राउंड था, ना मेरे पापा का बैकग्राउंड था। देन पापा के जाने के बाद बहुत ज़्यादा मैं इमोशनली वीक हो गई कि अभी क्या करना है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सैलरी पे तो नहीं चलेगा कि मैं सारी लोगों को मैनेज कर लूँ। दोनों सिस्टरों का पढ़ाई वगैरह, मम्मी का भी मेडिकल था। देन मैंने खुद की कंपनी का सोचा कि मुझे खुद का फ़ाउंड करना है। तो मेरे पास नाम था मेरे बच्चे का, निहार। जो मैंने बहुत प्यार से रखा था, सुनने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे बच्चे के नाम की कंपनी खोलूँगी। तो देन मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई एक वकील के पास कि मुझे ऐसी-ऐसी कंपनी खोलनी है। तो उन्होंने बोला कि आपको कंपनी खोलनी है मैडम, लेकिन आपको उसके लिए पार्टनरशिप डीड लगेगी, आपको पार्टनर लगेगा। मैंने बोला नहीं, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे खुद का इंडिविजुअल करना है। क्योंकि बहुत बैड एक्सपीरियंस देखे थे मैंने इवेंट एग्ज़िबिशन के, पार्टनरशिप का, ये सारी चीज़ें। तो वो बोले कि नहीं, आपको पार्टनरशिप डीड के बिना आप नहीं कर सकते हो। देन मेरे जो पार्टनर है, मिस्टर फिरोज़, वो पहले से मेरे कॉन्टैक्ट में थे, तो मैं एज़ अ उनको डिस्कशन करती थी कि खुद का कंपनी करना है, क्या करूँ, कैसे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसलिए मेरी उनके साथ बात चलती रहती थी। तो उन्होंने भी रैंडमली बोल दिया, मैडम आपको पार्टनर नहीं मिला तो मुझे ही ले लो। तो मैंने बोला ठीक है, आपके पास नॉलेज भी है, जो मैं आपसे ही ले रही हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, तो मैंने उनको पार्टनर ले लिया डॉक्यूमेंटली। देन ये भी चीज़ें हुई मेरे साथ, मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स मुझे बोलने लगे कि मुस्लिम है हो, आप हिंदू हो, तो नहीं होगा, नहीं मैच करेगा या नहीं कर पाओगे आप दोनों साथ में काम। देन मैंने बोला कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं? जब भी कास्ट को आप लेके क्यों आ रहे हो? जब भी एक कंपनी का एम्प्लॉयी जॉब माँगने जाता है, तो उसको थोड़ी पता होता है वो जो मुस्लिम ही बैठा है वहाँ पे जॉब कि हिंदू बैठा है, लेकिन वो माँगने तो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जब भी आपको ज़रूरत हो तभी आपको कास्ट मैटर नहीं करती है, लेकिन जब भी ज़रूरत नहीं हो तो कास्ट लेके आते हो। तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई जो रिलेटिव फ्रेंड्स की थी। मुझे करना था, वो भी चीज़ मुझे उनको गलत करनी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। देन मैंने खुद की कंपनी की फाउंड की मैंने 2021 में, निहार इवेंट एंड एग्ज़िबिशन। देन 1 साल हो गया कंपनी को, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एक एक्सपीरियंस था मेरा, जहाँ पे मैं काम करती थी, वो बंदे की दुबई की कंपनी थी, उसने मुझे बोला था, मेरी दुबई की कंपनी है, मेरी दुबई की कंपनी है। तो वो माइंड में था बैठा हुआ कि उसकी दुबई की कंपनी है, और वो ज़्यादा सुना रहा था स्टाफ को, और उसकी एफजीडी थी, कंपनी जो शारजाह में होती है दुबई में। तो मैंने डिसाइड किया मुझे कंपनी करनी है इंटरनेशनल, तो एलएलसी ही करनी है, ठीक है। ज़्यादा फंड लगता है, ज़्यादा खर्चे होते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया फिरोज़ को करनी है तो दुबई एलएलसी ही कंपनी करनी है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट का मुझे काम करना था। देन मैंने 16-17 घंटे कंटिन्यू काम किया हुआ है निहार को रन करने के लिए। पहले 1 डेढ़ साल कंटिन्यू 16-17 घंटे, जहाँ पे मेरी सास बोलती थी कि आप इतना ज़्यादा काम क्यों कर रहे हो? ये होगा, वो होगा, हेल्थ इश्यू होगा। मैं मम्मी को बोलती नहीं मम्मी, स्टार्टअप है, मुझे करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और सपोर्ट भी हुआ मुझे फैमिली का। देन मैंने और फिरोज़ ने स्टार्ट किया, मेरी टीम बढ़ी। टीम बढ़ते-बढ़ते आज मेरे पास 22 लोग सैलरी पे जॉब करते हैं, और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि डिग्री मैटर नहीं करती है, क्योंकि मेरे पास एमबीए किए हुए भी लोग हैं, जो अच्छा पैकेज लेते हैं, जो अच्छा खासा पैकेज लेते हैं, जो दुबई हो या इंडिया में हो।
तो डिग्री मैटर नहीं करती है। मुझे और एक बात बतानी है, ठीक है, कि मेरी कंपनी में, दोनों कंपनी में सबसे कम पढ़ी-लिखी मैं हूँ, जो कंपनी की सीईओ हूँ, निहार की मम्मी हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पास जो एम्प्लॉयी है, जो एमबीए किए हुए हैं, उनका हाईएस्ट पैकेज भी मंथली 1 लाख से अबव है। और मेरा एक था कि मैंने जॉब के लिए मैं बहुत भागी थी, बहुत ज़्यादा भागी थी मैं रिज़्यूम लेके। तो मेरा एक था कि मैं अपॉर्च्युनिटी मेरी कंपनी में निहार ग्लोबल हो या दुबई की कंपनी और निहार एग्जीबिशन हो, मैं फ्रेशर को ही देना चाहती हूँ और मैंने सब स्टाफ को फ्रेशर ले लिया। यही कि आप उनको मुझे देखना था कि यार फ्रेशर को कोई चांस नहीं देता है, तो एक बार आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, फ्रेशर आपके साथ लॉन्ग टाइम चला जाएगा। तो मैं हमेशा यही बोलना चाहूँगी कि आप फ्रेशर को चांस दे दो, क्योंकि वो लोग भी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं खुद भागी थी और मेरे पास जो भी अभी फ्रेशर स्टाफ है, अभी 2 साल से है, वो अच्छा पैकेज पे है और फैमिली जैसे है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे लास्ट मैंने देखी थी, फ़ील की थी, जैसे कि मेरे बच्चे को छुट्टी का वो प्रॉब्लम्स हुआ था और जैसे कि पेमेंट्स का है, तो वो चीज़ें मैंने हमेशा कैरी फॉरवर्ड नहीं की मेरी कंपनी के। मुझे ऐसे नहीं कंपनी चलानी है, मुझे एज़ अ फैमिली लेके कंपनी को रन करना है और मुझे निहार को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांड बनाना है, ताकि कोई भी गूगल करे तो निहार की सारी चीज़ें आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि लाइफ में आप सपने देखो और उसको पूरा भी करो, उसके लिए मेहनत करो। जितनी मेहनत करना चाहते हो आप मेहनत करो, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास एटलीस्ट हाथ पैर है आपके, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। ये थी मेरी कहानी, जो 10वीं पास, जिसको इंग्लिश नहीं आता है और आज मेरे पास 2 मेरी कंपनीज़ है, जिसका टर्नओवर 17 से 18 करोड़ का टर्नओवर है, जिसने 12 कंट्री में ट्रैवल किया है। एक टाइम ऐसा भी आया था जब भी मुझे रोड पे रहना पड़ा था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा खुद का घर है, जो 1.5 करोड़ का घर है मेरा बॉम्बे में, जो मैंने 3 साल में अर्न करके खुद के लिए किया है, जहाँ पे मैंने 1 रुपया का भी किसी से हेल्प नहीं लिया, ना फैमिली ना किसी से भी। कहानी खत्म करते-करते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मैं पूरे जोक्स टॉक की टीम का थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने बिज़नेस का सोच रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तभी जोक्स टॉक के कुछ वीडियोस मेरे लिए कुछ हेल्पफुल हो सके, क्योंकि मैंने कुछ सारे वीडियोस देखे थे जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करके अपना खुद का कुछ बिज़नेस रन किया है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही लगा मुझे कि मैं भी कर सकती हूँ, वो कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जोक्स टॉक के वीडियो ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है।